हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू, यानी कि हम बात करेंगे ऊतक के बारे में। इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है टिश्यू, आप इसे तभी पढ़ सकते हैं जब आप पहला जो आपका इससे पहले वाला चैप्टर था सेल, उसे आप पूरा क्लियर कर लें। तो सेल के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है, हमने बात कर ली है सेल के बारे में। जो भी आपके सिलेबस में था, जो भी आपके चैप्टर में था, वो सारी चीजें डिस्कस हमने करी हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन आंसर जैसे जैसे आपने सॉल्व किए होंगे, आपके टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। साथ ही आपको आइडिया हो गया होगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे ऊतक की, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, आपने बात की है सेल्स की। चलिए, आपने बात की है यहाँ पर सेल्स की, तो हमने क्या कहा था कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का जब गुच्छा बनता है, आपने बोला जब एक से अधिक कोशिकाएं आए, जब एक से अधिक कोशिकाएं आई, तो आपने बोला फिर इन्होंने निर्माण किया ऊतक का, और जिसे आप क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब ऊतक क्यों बने हैं, ऊतक के क्या कार्य होंगे, क्या ऊतक एक ही होता है या बहुत सारे होते हैं। ऊतक हमने बोला प्लांट और एनिमल सेल, दो अलग अलग सेल के बारे में हमने बात की थी, डिफरेंस देखा था आपने सेल में, दोनों प्रकार के सेल्स में। हमने कहा कि क्या दोनों में भी ऊतक पाए जाते हैं, क्या दोनों में ऊतक पाए जा रहे हैं या सिर्फ एक में ही ऊतक पाए जा रहे हैं। या फिर हमने कहा कि अगर हम दोनों में ऊतक पाए जा रहे तो क्या दोनों के ऊतक में डिफरेंस होगा या फिर दोनों के सेम ही ऊतक होंगे। अब हमने कहा ऊतक के प्रकार होंगे अगर, तो कौन कौन से प्रकार होंगे, प्रकार अगर है तो क्या क्या उनका फंक्शन होगा, कैसी उनकी संरचना होगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए न्यूज है उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इससे पहले। ठीक है, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर के एस राजन्ना के बारे में। ठीक है, जानेंगे कौन है डॉक्टर के एस राजन्ना और क्यों हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फोन चलाते होंगे और अगर वो न्यूज फीड को देखते रहते हैं, अगर वो न्यूज देखते रहते हैं, तो उन्होंने इस न्यूज के बारे में जाना होगा, डॉक्टर के एस राजन्ना के बारे में। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं जाना है एक बार जान लेते हैं, और जैसे आप ये पूरी न्यूज पढ़ेंगे, जैसे आप सारी चीजें पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर के एस के बारे में। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है हमारे लिए, अगर आज की जो न्यूज है उसमें जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारे लिए आती है, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आता है, वो डॉक्टर के एस राजन्ना हमें देते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि इमेज में ये है हमारे डॉक्टर के एस राजन्ना। क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक बार देखिए। यह है बैंगलोर कर्नाटका के रहने वाले के एस राजन्ना, जिन्होंने महज 11 महीने की उम्र में पोलियो के कारण अपने हाथ और पैर खो दिए। ठीक है, सिर्फ 11 महीने के थे जब इन्हें पोलियो हुआ था, और उसमें इन्होंने अपने हाथ और पैर दोनों खो दिए हैं। ठीक है, अपनी शारीरिक सीमाओं से विचलित हुए बिना उन्होंने घुटने के बल चलना सीखा। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपने हाथ और पैर दोनों खो दिए हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये चलते कैसे, घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है, अपनी चुनौतियों को प्रेरणा में बदल दिया। अपने सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजन्ना पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। इन्होंने अपनी पूरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की और इन्होंने यहाँ पर क्या की, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की। उसके बाद इन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। अपने स्वयं के उद्यम के माध्यम से उन्होंने सैकड़ों विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। सबसे पहले तो आप ये चीजें समझिए इनके बारे में, जो डॉक्टर के एस राजन्ना है, इनके जो बैकग्राउंड है, जो इनकी लाइफ हिस्ट्री है, सबसे पहले तो ये समझिए। ठीक है, उसके बाद इनकी उपलब्धियों को हमने जाना। हमने कहा कि इन्होंने पूरी एजुकेशन अपनी पूरी की, इनके हाथ और पैर गंवाने के बाद भी इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा पूरी की। उसके बाद ये क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, इनके बाद इन्होंने क्या किया, सामाजिक कार्य किया और अपने जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। तो एक बार आप इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए। अब चलिए, आपने लाइफ हिस्ट्री पढ़ ली होगी, अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ये हमारे लिए मोटिवेशन है, तो ये इमेज में क्या बताती है। यहाँ पर जो डॉक्टर के एस राजन्ना है वो पद्मश्री अवार्ड को माननीय राष्ट्रपति से ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें इनके कार्य के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इसीलिए हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इससे हमें
सीख मिलती है कि कंडीशन चाहे जो भी हो, हमारे पास जो भी परिस्थिति हो, हमें उनसे हारना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके लिए एक रास्ता बंद होता है तो आपके लिए और रास्ते खुल जाते हैं। और यही चीज हमें सिखाते हैं डॉक्टर के एस राजन्ना। ठीक है, अब थोड़ा अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पद्मश्री के बारे में जो कि इन्हें मिला है, पद्मश्री के बारे में अगर हम जानेंगे, आपने कहा पद्मश्री जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। क्या है ये? नागरिक पुरस्कार है जो नागरिकों को दिया जाता है। किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है जो कि अपने फील्ड में बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ या फिर कुछ अलग से काम करता है। सभी को नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसको दिया जाएगा जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर करेगा। ठीक है, 2 जनवरी 1954 को स्थापित यह पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, अभिनय, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक मामलों सहित गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान की मान्यता में प्रदान किया जाता है। आपको अलग अलग फील्ड दिए गए हैं कि कोई भी जो फील्ड है, अलग अलग जो भी क्षेत्र है आपका, उसमें आपने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए क्या दिए जाते हैं? सम्मान दिए जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर के एस राजन्ना को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा और आपको सुन के यहाँ पर मोटिवेशन भी मिला होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? यहाँ पर छोटी सी न्यूज हमने डिस्कस की, आपको करना ये है कि आपके सभी के घरों में फोन होंगे, आपके पेरेंट्स के पास, सबके पास फोन होते हैं। अब आप जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे और थोड़ा सा और जानेंगे यहाँ पर इन अवार्ड्स के बारे में। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, उन लोगों के बारे में आप लोग जानेंगे। कुछ उत्तराखंड के लोग भी हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, आप जानेंगे वो कौन से लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड के वो कौन से लोग हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, किस क्षेत्र में उन्हें अवार्ड मिला है। ये भी सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे और वहां पर अपने फोन में आप सर्च कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अब हम आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज टिश्यू। हम बात करेंगे ऊतकों के बारे में। ठीक है, देखिए ऊतकों के बारे में काफी सारी चीजें आप जानते हैं। जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, तो बहुत ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे बेसिक सी चीजों पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोशिकाएं जो है, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं। कोशिकाओं के समूह से, आपने कहा ये कुछ सेल्स थी, इन्होंने क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी है। कुछ ग्रुप ये बना है, कुछ ग्रुप ये बना है। और जब इन्होंने ग्रुपिंग की तो हमने कहा कि इस पूरे ग्रुप को हमने क्या कह दिया है? ऊतक कह दिया है। इस पूरे ग्रुप को हमने फिर से क्या कह दिया है? ऊतक कह दिया है। आपने कहा क्योंकि जो सेल है वो सारे लिविंग क्रिएचर में होती है। यही हमने बात की थी। हमने कहा था चाहे आप किसी की भी बात करें, आप प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, माइक्रोब्स की आप बात करें, सभी में सेल्स पाई जा रही हैं। और अगर कोई मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, इस बात को आप पहले क्लियर कर लेंगे ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। आपने बोला कि हमने कोशिकाओं के आधार पर हमने 2 प्रकार के जीव पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था एक कोशिकीय, दूसरा हमने पढ़ा था बहुकोशिकीय। ठीक है, अब एक कोशिकीय में सिंपल सी बात है, एक ही सेल आपकी है। ठीक है, बहुकोशिकीय में आपकी बहुत सारी सेल्स आती हैं। जब आप क्लास 11 में जाएंगे और आप क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, वहां पर जब आप बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की, तब आप देखेंगे जो बहुकोशिकीय वो भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कैसे होते हैं? आपने बोला है बहुकोशिकीय, लेकिन कोशिकीय स्तर ही रहता है। क्या होता है कोशिकीय स्तर? अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्या बन जाते हैं? ऊतक बनने लगते हैं। देखिए, होता यह है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं जिनमें कोशिकाएं एक से अधिक तो होती है, लेकिन ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ है। हमने कहा कि जो शारीरिक संगठन है, जो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलुलर लेवल का है, कोशिकीय स्तर का है। दूसरे प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें ऊतक भी बनने लगते हैं। अब ऊतक क्या होते हैं? हमने कहा ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है, ये स्पेसिफिक कार्य को करते हैं, कोई विशिष्ट कार्य को करेंगे। ऊतक जब बन जाते हैं तो हमने कहा कि जैसे कि किसी में से सेल पाई जा रही है तो वो निम्न स्तर के हैं, वो जीव के हैं निम्न स्तर के, उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जिनमें ऊतक बनने लगे आपने कहा वो थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं। ऊतक के बाद क्या बनते हैं? आपने कहा अंग बनते हैं। तो आपने कहा ये और ज्यादा डेवलप हो गए हैं। अंगों से ऑर्गन सिस्टम जब बने हैं, हमने कहा ये फुली डेवलप्ड हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो आ गए हैं। ठीक है,
तो आपने क्या बोला कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं। ऊतक क्या करते हैं, विशिष्ट कार्य को करते हैं, यानी कि सारी सेल्स मिल करके अब एक विशिष्ट कार्य को करेंगी। ठीक है, ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह है, एक से अधिक कोशिकाएं हैं और सारी कोशिकाएं मिल करके एक विशिष्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर कर रही हैं तो उस ग्रुप को, उस समूह को हम कहते हैं ऊतक। इतनी बात क्लियर है, इतना इनफ है, आपको समझ आ गया होगा। बेसिक सी चीजें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ड कंप्राइज सेल, ये हम जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं कोशिकाओं से मिलकर के। देयर आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ड, ये भी हमें पता है कि एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीव प्रेजेंट होते हैं। In unicellular organism, single cell is capable of performing several functions such as respiration, digestion and clearing of the cell. आपने कहा एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका सारे फंक्शन करेगी, रेस्पिरेशन से लेकर डाइजेशन से लेकर के और सेल की क्लीनिंग या फिर जो एक्सक्रीशन होता है वो सारे एक ही सेल में होगा। एग्जाम्पल क्या आता है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं, अमीबा का एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने कहा था अमीबा में एक ही सेल में वो क्या कर रहा है, पोषण की प्रक्रिया चल रही है, वहां पर एक्सक्रीशन की चल रही है, उत्सर्जन जिसे आप कहते हैं, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही है। In multicellular organism, there is a division of labor. There are different types as well as a group of cells that perform a different functions in a multicellular organism. आपने बोला बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। क्या होता है श्रम का विभाजन, हमारे घरों में होता है। हम जैसे 2-3 भाई बहन होते हैं तो क्या किया जाता है कि हमारी जो मम्मी होती है वो काम को बांट देती है कि अगर आपको पानी भरना है तो आपको बर्तन धोने हैं, आपको झाड़ू लगाना है या फिर आपको जो घर है वो सेट करना है। तो ऐसे क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है। वैसे ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें भी उनकी कोशिकाओं, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अब सारी कोशिकाएं एक काम तो नहीं करेंगे। आपने कहा वहां पर जो कोशिकाओं के ग्रुप बनते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका, कार्य का। एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, आगे आपके पास एग्जाम्पल आएंगे। आपने कहा कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य को करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग मूवमेंट, नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अ मैसेज एंड सिग्नल फ्रॉम one part of the body to the another part, and blood responsible for the transpiration of food and oxygen to different parts of the body. In plants, there are a vascular tissue that are responsible for carrying food and water to different parts of a plant. अब देखिए ये हमारे पास है एग्जाम्पल। हमने बोला जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होती हैं, वो क्या है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स है, कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, जो ऊतक बना रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, मसल्स हम कह रहे हैं या मांसपेशियां कह रहे हैं। ठीक है, इन मांसपेशियों का कार्य होता है आपके शरीर में मूवमेंट करना, गति करना। मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी टंग क्या कर रही है, मूव कर रही है। मैं अपने हाथों को, मैं एक्शन आपसे कर रही हूँ, या फिर मैं एक जगह से दूसरी जगह चल रही हूँ। ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है, मसल्स कर रही हैं। और मसल्स क्या है, हमने कहा ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी कि कोशिकाओं का समूह है मसल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, पहला एग्जाम्पल। अब हमारे पास तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं जो संदेशों और संकेतों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाती हैं। आपने बोला कि यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या आते हैं, नर्व सेल्स आती हैं। नर्व सेल्स एक प्रकार की सेल्स होगी जो बहुत सारी सेल्स, एक नहीं है बहुत सारी सेल्स है। इनका काम क्या होगा, मैसेजेस को पास कराना। अब मैंने कहा कि मैंने आई और मैंने आपको एक चांटा मारा, चांटा आपके गाल पर लगा, आपको फील हुआ। ठीक है, आपको फील हुआ तो आपने फिर क्या किया कि आप देखते हैं कि आपको चांटा किसने मारा, ये क्यों मारा। चलिए ये एक तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, हमने बोला कि अगर आप बैठे हुए हैं और आपको किसी ने पीछे से टच किया तो आप पीछे मुड़ते हैं, तो आपको टच पीछे से किया जाता है। आपको कैसे पता चला, आपने फील किया, वो मैसेज कहाँ गया, आपके ब्रेन तक पहुंचाया गया। आपके ब्रेन ने आपको क्या कमांड दी, आपके ब्रेन ने आपको बोला कि आपको पीछे मुड़ के देखने की, आपको किसने टच किया है। तो ये मैसेजेस पास हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, आपने कहा तंत्रिका कोशिकाएं या फिर नर्व सेल इन्हें हम कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपके पास आता है कि रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में भोजन और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अब हमारे पास एक प्रकार का टिश्यू आता है जो ऊतक, जिसे आप कहते हैं रक्त। आपका जो रक्त है वो भी एक प्रकार का ऊतक है, क्योंकि रक्त बना है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से। ठीक है, सेल से मिलकर के बना है। इसका क्या काम होगा, इसका काम है ऑक्सीजन और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं आपने पढ़ी, तीनों के काम अलग है। कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई मैसेजेस को पास कर रहा है, कोई चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चीजों का वितरण कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें, हमने कहा क्यों की, अच्छा एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे।
हमने जब चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे थे हमने कहा था क्या प्लांट में भी ऊतक होते हैं, हमने कहा बिल्कुल प्लांट में भी ऊतक होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा क्या प्लांट और जो एनिमल सेल है दोनों में, हमने कहा कि दोनों में ऊतक पाए जाते हैं, क्या दोनों के ऊतक सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो हमने कहा क्योंकि ऊतक बन रहे हैं कोशिकाओं से, अगर कोशिकाएं दोनों की अलग अलग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टिश्यू वहां पर बनेंगे, जो ऊतक वहां पर बनेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर प्लांट टिश्यू के, आपने कहा संवहनी ऊतक होते हैं जो भोजन और पानी को क्या करते हैं, पौधे के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। कुछ और ऊतक होते हैं जो संग्रह का कार्य कर रहे हैं, कुछ और ऊतक होंगे जो पौधे को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर, तो आपने ऊतकों के बारे में समझा, एग्जाम्पल आपने जाने तो इन एग्जाम्पल्स को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात आती है तो आप डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। आपने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज, यानी कि कोशिकाओं के समूह को आप क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। चलिए आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें आपसे कहा गया है द सेल्स फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ सिंगल टास्क। आपने कहा कोशिकाएं किसी कार्य को करने के लिए कोशिकाओं का क्या करती है, समूह बनाती हैं। द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शंस एफिशिएंटली इज कॉल्ड अ टिश्यू। किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए कोशिकाओं के इस समूह को हम ऊतक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपके पास आ गई है। नेक्स्ट आपको कहा गया, एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं मसल्स एंड आपने कहा कि जो उदाहरण है वो क्या है, मांसपेशियां और रक्त है। द टिश्यू सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। आपने कहा ऊतक कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होती है और वे समान कार्य करती हैं। ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने यही कहा था कि आप कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनेंगे, ऊतक बनेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। उसके एग्जाम्पल की हमने बात की है कि अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं टिश्यू पे, और प्लांट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं टिश्यू पे। तो अभी तक आपने नोट क्या करना है, यहाँ पर जो टिश्यू है उसकी डेफिनेशन आपको आपने नोट करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टिश्यू पर। अब हम बात करते हैं ऊतकों की। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर यहाँ से, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू की, जिसमें आपके पास जो टाइप आएंगे वो दो प्रकार के आते हैं। आपने बोला दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो होगा प्लांट टिश्यू और दूसरा होगा एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, और एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक, ठीक है। एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू को। क्या डिस्कस करना है प्लांट टिश्यू में, डेफिनेशन तो सेम होगी। देखिए ऊतक के लिए जो डेफिनेशन होगी वो सेम होगी। आपने कहा कि जो प्लांट की की सेल्स हैं या फिर जो पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं से आपके बनते हैं पादप ऊतक। इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप की। टाइप्स यानी कि प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। लोकेशन, किन की लोकेशन की बात हो रही है, टिश्यू की, लोकेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। लोकेशन के बाद हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी कि इनकी संरचना कैसी है, ठीक है। संरचना के बाद आप बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होता है कार्य यानी कि फंक्शन, ठीक है। ये टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसमें, प्लांट टिश्यू में।
सबसे पहले तो टाइप के बारे में हम बात करेंगे। आप देखेंगे कि जो आपके पास प्लांट टिश्यू आते हैं, जो पादप ऊतक आते हैं, वो मेनली मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होते हैं, ठीक है। जब 2 भागों में विभाजित होते हैं तो फिर से उनकी सब डिवीजन आती है। पहले डिवीजन आई, फिर सब डिवीजन आती है। आगे चार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन कहाँ पर होती है, कहाँ पाए जाते हैं ये टिश्यू, ठीक है। लोकेशन देखेंगे कि प्लांट के कौन से हिस्से में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के हैं तो अलग अलग हिस्सों में भी होंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो पादप ऊतक है ये पौधे के किस किस भाग में पाए जा रहे हैं। तीसरी हम बात करेंगे संरचना की। अब संरचना में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने तो कहा था कि क्या है, कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं। तो देखिए जो ऊतक यहाँ पर बन रहे हैं, कुछ ऐसे ऊतक होंगे जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनेंगे। जैसे जैसे आपने कहा एक ग्रुप है जिसमें कोशिकाएं इस प्रकार की हैं, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इसमें आपने क्या कहा, आपने कहा ये पूरा क्या है आपके पास, एक ये पूरा आपके पास क्या है, एक टिश्यू है, एक ऊतक है। और इस ऊतक में आपने देखा कि जो सारी कोशिकाएं हैं वो एक जैसी हैं। अब एक और ऊतक हमारे पास आता है जिसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं, ठीक है, कुछ कोशिकाएं फिर से ऐसी हैं। इसमें आपने क्या देखा कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की आ रही हैं, कुछ ओवल शेप की हैं, तो कुछ आपने कहा कि इस प्रकार से जो लंबी कोशिकाएं हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। ये भी क्या है, ऊतक है एक प्रकार का। इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की सेल्स, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो यही संरचना हमें देखनी है। इसके अलावा होता है कि कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं कैसे अरेंज हैं, कोशिकाओं की जो लेयर है, जो सेल वॉल है यहाँ पर, वो किस चीज से मिलकर के बनी है, कोशिकाओं के बीच स्थान है या नहीं है, ठीक है। या फिर अगर जो ऊतक है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना है तो वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, उनका क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो ऊतक पढ़ेंगे आप, इन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, जटिल होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है, ठीक है। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, इस प्रकार के टिश्यू से करेंगे जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं और सिंपल होते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हर एक टिश्यू के कार्य, हर एक ऊतक के कार्य जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए हमने कहा कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसका एक एम होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। अब हम ऊतक के बारे में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हमें उन ऊतकों के कार्य के बारे में जानना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू पे आएंगे उसके बाद, और एनिमल टिश्यू में भी सारी चीजें, यही सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हमने टाइप देखने हैं एनिमल टिश्यू के कौन कौन से प्रकार होते हैं। लोकेशन देखनी है कि कौन सा ऊतक, जो एग्जाम्पल ले लेते हैं मनुष्य का, ह्यूमन बींग का। हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कौन सा ऊतक ह्यूमन के कौन से बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसी संरचना उनकी होती है, और सेम फंक्शन की बात करेंगे कि किस ऊतक के क्या कार्य यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सेम ही टॉपिक रहेंगे दोनों प्रकार के ऊतकों में। स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पर प्लांट टिश्यू से। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चार्ट है ये आपको एज इट इज नोट करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि पादप ऊतकों का विभाजन हम देख रहे हैं, या वर्गीकरण आप देख रहे हैं, ठीक है। कि जो पादप ऊतक है उनके वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। इनके भी आगे अलग अलग भाग आते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइडेड है, परमानेंट फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिर ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, और कॉम्प्लेक्स वाला भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है 2 इनके प्रकार के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये है कि ये जो कोशिकाएं हैं ये विभाजित होती रहती हैं, ये विभाजित होती रहती हैं। विभाजन का मतलब समझते हैं आप, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टूटना, किसी भी चीज का 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 भागों में टूटना, आपने कहा विभाजित हो रही है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, ये जो ऊतक होंगे ये डिवाइड होते रहते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते रहेंगे। तो जब वृद्धि करते रहेंगे तो आपने कहा, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने देखा ये कोई तना है और यहाँ पर इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जा रही हैं। इन कोशिकाओं के समूह को आप क्या कह रहे हैं, ऊतक कह रहे हैं। इस ऊतक का नाम हमने मान लिया, हमने कहा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक इनका नाम है। क्या है, विभज्योतक ऊतक, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। तो पहले तो इस प्रकार की कोशिकाएं आपको मिल रही थी,
अब ये जब अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी तो ये आगे की ओर बढ़ती चली जाएंगी। अब आपने क्या देखा, इस प्रकार से देखा आपने, क्या मिला आपको यहाँ पर देखने को? आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका शूट है या तना है, ठीक है, शूट क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिंपली जो आपका तना था उसकी क्या हुई, लंबाई यहाँ पर बढ़ी है। शूट जो सबसे अपरमोस्ट पार्ट होता है किसी भी तने का, उसे हम शूट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर थे, विभाजोतक ऊतक थे, इनमें विभाजन होता रहता। तो विभाजन का सिंपल सा मतलब है कि ये क्या करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। कैसे वृद्धि करेंगे, विभाजित होके करेंगे, ठीक है, डिवीजन होता रहेगा। अब डिवीजन जब हमने सेल की बात की थी तो हमने क्या कहा था, कैसे होता है सेल का डिवीजन? आपने कहा कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल होगा, आपकी ये जो सेल है इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो डबल होगा, और ये सेल दो पार्ट में, फिर ये सेल दो पार्ट में डिवाइड होती रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से विभाजन चलता रहेगा। तो विभाजन की जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है, लंबी यानी कि 24 घंटे की पूरी होती है। विभाजन क्या होता है, पूरी 24 घंटे की साइकिल होती है, जिसमें ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। 23 घंटे तक प्रिपरेशन चलती है कोशिका के विभाजन की, और 1 घंटे में एक्चुअल विभाजन होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है। तो ये सारी चीजें जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तब आपके पास जो चैप्टर आता है, सेपरेट चैप्टर आता है सेल डिवीजन, तब आप बात करते हैं सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो डिवाइड होते चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बात है किसकी, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सेकेंड हमने कहा कि परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, फिर देखिए ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं, विभाजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, एक टाइम ऐसे आता है कि ये क्या करती हैं, विभाजन की क्षमता खो देते हैं। यानी कि डिवाइड होने की जो कैपेसिटी होती है इनकी, ये क्या कर देते हैं, उन्हें खो देते हैं। एक टाइम के बाद ऐसा पीरियड आता है कि जब ये जो सेल्स होती है विभाजित होने की क्षमता जब खो देते हैं, तब ये बन जाते हैं परमानेंट, तब ये स्थायी बन जाते हैं। स्थायी ऊतक इन्हें हम कहते हैं। स्थायी का मतलब क्या होगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पहले तो इनमें चेंजेस आ रहे थे, आपने बोला ये डिवाइड होते चले जा रहे थे, अपनी संख्या में क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, नंबर इंक्रीज कर रहे थे। अब हमने कहा कि क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो सेल्स होते हैं ये अपने डिवाइड होने की जो कैपेसिटी होती है उसे खो देते हैं, यानी कि अब ये डिवाइड नहीं कर पाते। जब डिवाइड नहीं कर पा रहे तो एज इट इज रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। तो आपने कहा अब इन्हें हम क्या कह रहे हैं, परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। अब हम इन्हें स्थायी ऊतक कह रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे तब इनका फंक्शन कुछ और था, जब ये परमानेंट टिश्यू हो गए हैं अब इनका फंक्शन कुछ और होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों की डेफिनेशन और दोनों में डिफरेंस आपको पता करना है। जो चीजें हमने डिस्कस की है वो लोग वो सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज बना के अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे एक एक करके दोनों को डिस्कस। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके 3 प्रकार के आ जाते हैं। पहले इसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब हमने कहा कि इन तीनों में भी सेम वही प्रॉपर्टी होती है, वही गुण होते हैं। ये डिवाइड करेंगे और समहाउ ये करते क्या है, जो पौधा है, प्लांट है, उसकी वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन दोनों को हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तीनों को हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों की जो लोकेशन होती है वो अलग अलग होती है, और जो वृद्धि कर रहे हैं वो अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना ये है कि ये किस पार्ट में वृद्धि कर रहे होंगे। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम अगर है तो वो किस पार्ट में वृद्धि कर रहा होगा, ठीक है। अगर एपिकल मेरिस्टेम है तो ये किस पार्ट में वृद्धि कर रहा है, लेटरल में कौन से वाले पार्ट में कर रहा है, और इंटरकैलरी कौन से पार्ट में वृद्धि कर रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक आपको हमने बेसिक सी चीजें डिस्कस की हैं। आपने करना क्या है, ये आपने जो चार्ट है वो आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको इस चार्ट को क्या करना है, समझना है, इसे लर्न करना है, ठीक है। एक बार आप इसे याद कर लेंगे, उसके बाद आपको एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करना है, इनके बारे में आपको पढ़ना है विद डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कोई डाउट रहता है तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।